कहानी की शुरुआत क्लीवलैंड शहर में स्थित एक पुराने और डरावने बोर्डिंग हाउस से होती है, जहां पर एक लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बाहर मौसम भी बहुत खराब था। वो लड़की बता रही थी कि कुछ दिनों से मुझे अजीब सपने आ रहे हैं, इसीलिए वो वहां से निकलना चाहती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। बारिश तेज होने के कारण उसे कुछ पता नहीं चलता। बात करते हुए उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई आया है। वहाँ पर पैरों के निशान थे। तभी बिजली चली जाती है और डरावनी आवाजें आने लगती है। वो उठकर दरवाजे की तरफ झांकती है। दरवाजे के उस तरफ उसे एक स्टोन बॉक्स दिखता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक बुरा साया खड़ा है। वो स्टोन बॉक्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो साया उस पर झपटता है और उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी में अब हमें एम्बर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो हाल ही में इस शहर में गैर कानूनी तरीकों से आई थी। वो जिस होटल में रुकी हुई थी, उसका मैनेजर बिना आईडी के उसे और रुकने नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपना किराया चुकाती है और जॉब के लिए चली जाती है। वहाँ पर लगे इश्तेहार में उसे एक काफी सस्ता कमरा दिखता है, जो केवल लड़कियों के लिए था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ जाती है। यह वही बिल्डिंग था जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। वहाँ जाने के बाद मकान मालिक, जिसका नाम रेड है, वो उसे कमरा दिखाता है। वहाँ पर फ्रेया नाम की एक लड़की पहले से ही रहती थी। एम्बर को वहाँ रहने के लिए 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। रात में एम्बर को नीचे वाले कमरे से रोने की अजीब आवाज आती है। वो झाँक कर देखती है तो फ्रेया वहाँ रो रही थी। अगली सुबह कमरे से निकलते वक्त एम्बर के हाथ में किसी तरह का पदार्थ लगता है। वो नजरअंदाज करके वहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। एम्बर को आईडी की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी दोस्त को बनवाने के लिए कहती है। रात होने पर वो घर वापस लौटती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाती है तो गेट पर लगे कुछ खरोच उसे दिखाई देते हैं। तभी रेड वहाँ पर आता है और कहता है कि बेसमेंट प्राइवेट है। उस रात फिर से एम्बर को फ्रेया की रोने की आवाज आती है, इसीलिए वो उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके दरवाजे पर वही पदार्थ दिखाई देता है जो उसके गेट पर लगा था। उसने अपने अंकल बटेव से जॉब के लिए बात की थी। इंटरव्यू फ्राइडे को था और उसे आईडी के बिना नौकरी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए उसने आईडी जल्दी से बनवाने के लिए अपने दोस्त को बचे हुए सारे पैसे दे दिए और घर वापस आ गई। वापस आने पर वो देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर कोई सर पटक रहा था। रेड की वजह से वो वहाँ नहीं जाती, पर जब वो अपने कमरे में थी तब रेड घर आता है। एम्बर उसे पूछती है कि मैंने नीचे एक आदमी को देखा। रेड बताता है कि वो मेरा भाई है, जिसका नाम बेकर है। रेड के वहाँ से जाने के बाद एम्बर उसके स्टडी रूम में जाती है, जो बेसमेंट के बगल में था। वहाँ जाने पर उसे बहुत सी अजीब चीजें दिखाई देती है। एम्बर को पता नहीं था कि उसके पीछे से कोई उसे देख रहा है। सुबह होने पर वो अपने दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। पता लगाने के लिए वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ जाती है तो बॉस बताता है कि वो काम छोड़कर चली गई है। वो घबराई हुई थी, उसके पास पैसे नहीं थे। रात में घर आकर वो रेड से अपने पैसे वापस मांगती है, लेकिन रेड बोलता है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, इसीलिए वो उसे अगले दिन पैसे देगा। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे से बाहर से किसी की रोने की आवाज आती है। वो उठकर बाहर झांकती है। तभी दौड़ते हुए उसके कमरे में कोई घुसता है, लेकिन एम्बर को केवल उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी परछाई में एक लड़की का साया दिखता है। वो रोते हुए बोल रही थी कि मैरी मुझे छोड़ दो। इसके बाद दरवाजे के उस तरफ मैरी का साया दिखता है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें बलि के लिए तैयार करना होगा, नहीं तो आर्थर हम दोनों को मार देगा। इतना कहते ही मैरी उस लड़की को खींचते हुए बेसमेंट में ले जाती है। एम्बर बहुत डर जाती है। वो अपना सामान पैक करती है और बटेव को कॉल करके मदद मांगती है। बटेव कहता है कि बहुत रात हो चुकी है और मैं अपने घर पर भी नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें पुलिस के पास कॉल करना चाहिए। एम्बर कहती है कि हम पुलिस के पास कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ लीगल तरीके से नहीं आई थी। बटेव मना कर देता है, इसीलिए वो पैदल ही बाहर चली जाती है। वो 2-3 जगह पर कमरा ढूंढती है, पर उसे कोई कमरा नहीं देता। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो रेड को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। रेड वहाँ आता है और बताता है कि पैसे घर पर है, इसीलिए तुम्हें घर चलना पड़ेगा। वो घर पर पहुँचते हैं। रेड कहता है कि पैसे तुम्हारे रूम में है, इसलिए वो अपने रूम में जाती है, पैसे ढूंढने लगती है। तभी रेड वहाँ आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह घर बहुत अजीब है और मेरे डैड भी अजीब चीजें इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और वो पागल इंसान थे। वो डर जाती है और कमरे से भागने लगती है, लेकिन रेड उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देता और कहता है कि मेरे भाई बेकर को तुम्हारी जरूरत है। तभी बेकर वहाँ पर आता है और एक मंत्र बोलते हुए वाइन को चारों तरफ छिड़कता है। फिर वो एम्बर की तरफ झपटता है और वाइन उसे पिला देता है। जब बेकर और रेड कमरे से चले जाते हैं तो उस घर में रह रही 2 और लड़कियां उसके कमरे में आती है, जिनका नाम मारिया और पेट्रा था। एम्बर उनसे पूछती है कि क्या तुम बेकर की वजह से यहाँ पर आई हो। वो दोनों एम्बर से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बताती है कि बेकर दिन में सोता है। इसी बीच बेकर और रेड वहाँ आते हैं और उनको पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है
है। रेड उनको कमरे में बंद करके दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर बटेव आया था। वो कहता है कि एम्बर नाम की एक लड़की यहाँ पर रहती है और मुझे उससे मिलना है। रेड कहता है कि यहाँ पर एम्बर नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। तभी बटेव को एम्बर का जैकेट दिखता है। फिर वो जबरदस्ती अंदर घुसता है। एम्बर आवाज लगाने लगती है। बटेव कमरे के दरवाजे पर आता है पर बेकर पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर बेकर रेड से कहता है कि इन्हें जल्दी से ऊपर लेकर आओ। बेकर सबसे पहले मारिया को ले जाता है। अगली बारी एम्बर की थी। एम्बर रेड से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रेड कहता है कि मैं ये सब अपने भाई बेकर के लिए कर रहा हूँ। वो बीमार है और ये सब करने के बाद वो ठीक हो जाता है। वो बताता है कि उसके पिता भी यही करते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला। इसके बाद हमने अपने पिता को मारा ताकि हम इस सबसे आजाद हो सके। उनके मरने के बाद मैं निकलना चाहता था पर बेकर ने कहा कि हम यह जगह को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बेकर अपने डैड की तरह ही उस बॉक्स के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो ठीक होने लगा। एम्बर उसे समझाती है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी बेकर वहाँ पर आता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ के जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे थे। फिर वो एम्बर को ले जाने लगता है। एम्बर रेड से मदद के लिए पुकारती रहती है। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त एम्बर को सारी लड़कियों का साया दिखता है जिसे बेकर ने मारा था। वहाँ पर काफी सारी लड़कियां मारी गई थी। बेकर उसे बेसमेंट में ले जाकर पटकता है। इसके बाद खून से लथपथ बिना सर वाले मारिया के बॉडी को बेकर वहाँ से हटाता है और उसकी जगह एम्बर को वहाँ लेटा देता है। इसके बाद बेकर उस स्टोन बॉक्स के पास जाता है और एक मंत्र बोलता है और कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में उस स्टोन बॉक्स से एक दानव बाहर निकलता है और एम्बर के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है। एम्बर को होश आ जाता है और वो दानव वापस बॉक्स में चला जाता है। वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे स्टडी रूम में एक हथियार दिखाई देता है। वो हथियार लेकर बेकर की तरफ बढ़ती है। बेकर को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि उसके हाथ के जख्म वापस से हरे हो गए थे। इसलिए वो रेड से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। रेड जैसे ही दरवाजा खोलता है एम्बर उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। फिर बेकर और एम्बर के बीच में लड़ाई होने लगती है। बेकर एम्बर का पैर तोड़ देता है और उस हथियार को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पेट्रा उसे धक्का देकर कमरे से भागने लगती है। बेकर उसे पकड़ लेता है और छत से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बेकर एम्बर के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। एम्बर उसे धक्का देकर वो हथियार उठाती है और बेकर पर अंधाधुंध वार करने लगती है। बेकर मारा जाता है। अब उस घर में केवल एम्बर ही बची थी। सीढ़ियों से नीचे जाते वक्त एम्बर को रेड की आवाज सुनाई देती है, इसलिए एम्बर उसे तहखाने में ले जाती है और वहाँ लेटा देती है। थोड़ी ही देर में वो दानव स्टोन बॉक्स से निकलता है और रेड का सर खा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एम्बर का जख्म बेकर की तरह ही अपने आप ठीक होने लगता है। अब एम्बर ही बेकर की तरह ही हो जाती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।